परसों रात को एक इंतहाई अहम पाकिस्तान के अदारे के एक इंतहाई अहम अफसर ने मुझे बताया, कहता है कि मैं उस वक्त पेशावर में पोस्टर था 15 अगस्त जब ये नेटो फोर्सेस यहाँ से भागी थी। कहता है पेशावर के एक 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठ के मुझे अमेरिकन फोर्सेस के एक एहलकार ने कहा था कि तुम क्या समझते हो कि जो आज हम जिस तरह भाग के यहाँ से निकल रहे हैं इस खित्ते से और अफ़गानिस्तान से निकले हैं, तुम आराम से बैठे रहोगे। इसका एक एक रिपरकशंस और इसका एक एक बदला अमेरिका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान और पाक फ़ौज से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लेगी। ये उसने 16, 17 या 18 अगस्त को पाकिस्तान के पेशावर के VIP होटल के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम अदारे के इंतहाई अहम अफसर को कहा। तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ इसी का नतीजा है? सर ये पूरा उस 20 साल का बदला लेने के लिए पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर बानी तहरीक इंसाफ को आगे रख के पूरा इजराइल गोल्डस्मिथ ख़ानदान कौन है? दुनिया के उन 3 ख़ानदानों में से जिन्होंने इजराइल की बुनियाद रखी थी, जिनकी सरपरस्ती में और जिनके सरमाए से और जिनकी शटल डिप्लोमेसी से और जिनके पैसे से जनो बना और आज तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी साथ से बानी PTI का एजेंडा है कि उनको हैंड ओवर कर दिए जाए? सर बात यह है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करके इनकी तरफ से जो मुसलसल 15 साल से तो अमूमन आप देख रहे हैं मैना मानू की टापा धापी छीना चपटी मारा मारी ताइफल मलूक की धरने, हुकूमतें तोड़ो, हुकूमतों से निकलो, असम्बलियाँ तोड़ो, मार धाड़, ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से आपकी इकोनॉमिकल डिस्टेबलाइजेशन आती है जो आई, और इकोनॉमिकल से जो है मुल्क तबाह होते हैं। रशिया की मिसाल आपके सामने है। कोई ऐसी बात तो बता दें जिससे पता चले कि तहरीक इंसाफ इस सब में कहीं शामिल है। वो कहेंगे अपने सियासी मफादात के लिए या सियासी मामलात के लिए हम लड़ रहे थे। किसी ऐसी बात कोई आपने आप तो इजलासों में रहे हैं, आप मुझे बताएं, वजीर रहे हैं, आप मुझे बताएं सियासी मफादात में क्या अदम एतमाद की तहरीक है ना कोई इल्लीगल थी? कानूनी थी, फिर कोर्ट ने भी रास्ता दे दिया उसको। कानूनी थी। उसके पीछे आपने 2.5 साल जो है नकद कोके पे नाच नाच के पाकिस्तान तबाह कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत ले आए, रियासत और अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत ले आए। तो ये इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी? हुकूमत गई तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गई। सुने ना, आप कहते हैं ना कि उनकी कोई मिसाल दें कि पता चले कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ जनाब वो सारे, वो इससे बड़ी क्या होगी कि आप पहली बात यह कि आपकी वक्री हुकूमत तो नहीं गई। इससे पहले तो जनाब आपकी हुकूमत बचाने के लिए आप MNAs को कंटेनरों में भी बंद करते रहे, कर्नल लियाकत और जनरल फैज़ के सरसद के। आप अपने हाँ कंटेनर्स में बंद कर दिया जाता था MNAs को। ढकी छुपी बात है। अभी इमरान खान साहब की ये इंटरव्यूज़ भी चले जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं उस वक्त चाहता तो सिंध हाउस में जो सौदेबाजियाँ हो रही थी हम भी पैसे देते, लेकिन हमें ये काम नहीं आता। तो क्या आपके ये क्लिप्स नहीं सुने आपने बानी तहरीक इंसाफ के, जब इनके खिलाफ तहरीक एतमाद उससे पहले आई थी और फिर आपकी जो सेनेट का इलेक्शन था उनके क्लिप मौजूद हैं कि हमने मैनेज कर लिए हैं लेन देन करके और मामला करके, इतने को आपने मैनेज करना है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप यानी शाहिद हैं चीज़ों की। मैं हूँ ना। आप इजलासों में क्या बात होती थी कि हमने फ़ौज के खिलाफ जाना है? कभी इस तरह की बात सुनी आपने कोई? सर अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक हर इजलास के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ सबसे पहले 10-15 मिनट के अंदर भुट्टो वाली सरकार और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल, एक लेक्चर बुलाया जाता था। भुट्टो वाली सरकार कहा जाता था? भुट्टो वाली सरकार और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लेक्चर कौन देने आता था? और लम्स का जो ना वो आपको क्या कौन है वो जो आफ्ताब इकबाल के साथ होता है जो ना, वो शेरजान क्या है? फैसल शेरजान। मैं तो हैरान हूँ, उसको अभी तक नहीं पकड़ा। अच्छा, वो सबसे पहले बताते थे। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक उसको भी नहीं पकड़ा एस्टेब्लिशमेंट ने। फैसल शेरजान के जिसका टक्के का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई सोशल, ना कोई उसका लेना ना देना, वो साहब बहादुर अप्रैल से लेके 9 मई तक मीटिंग्स में बैठते थे और सबसे पहले जिन 3 बंदों को बानी तहरीक इंसाफ कहते थे आप बोलें, आप बात शुरू करें, वो सुलेमान अहमद नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, मैं अब उसकी सारे फैमिली बैकग्राउंड, उसका मजहबी बैकग्राउंड मैं सारा जानता हूँ। वो फनकार, ठीक है ना, सब्ज़ चोला पहन के वहाँ, वो जिनका एजेंट बन के और जिनको उसने पूरी रिपोर्ट देनी होती थी बरतानिया में मौजूद जिन लोगों को, वो वहाँ पे जो बैठा होता था, एक वो और ख़ुसूसन फैसल शेरजान।
یہ 5 سے 10 منٹ کا پہلے لیکچر دیتے تھے فوج کے خلاف. وہ کیا ہے, وہ ماؤنٹین ڈیو کے ایک اشتہار ہے نا, ڈر سے آگے جیت ہے. ایگزیکٹ یہی جذبہ جناب کہ ڈر ختم کرو بھٹو والوں کے خلاف, بھٹو والی سرکار کے خلاف, فوج کے خلاف. ڈر ختم کرو, ڈر سے آگے جیت ہے. یہ فیصل شیر جان, یہ جناب آپ کا, جس کا نہ پولیٹیکل تجربہ یار, تو زندگی میں کبھی نہ تو نے حوالات کاٹی, نہ جیل کاٹی, نہ نعرہ لگایا, نہ لاٹھی چارج, نہ مار کھائی, اس کو ایک اسکالر کے طور پہ بانی تحریک انصاف. پہلے لیکچرز ہوتے تھے, پھر وہ خطاب کرتے تھے. وہ سب سے پہلے دیتا تھا. تو اس وقت کوئی رہنما یہ نہیں کہتا تھا کہ سر یہ کیا جو سمجھاتا تھا وہ دیکھو نا, میں نے اپریل, مئی, جون کے پہلے اشرے میں نے اس کو بڑا مشہور ایک آڈیو میسیج بھیجا تھا بانی تحریک انصاف. انہوں نے تازہ مجھے اپنا میڈیا ایڈوائزر بنایا تھا. ان کے ذہن میں تھا کہ جذباتی ہے, یہ اس کو میں استعمال کروں گا شہباز گل کی طرح اس کے خلاف. انہوں نے دیکھا جا رہی ہے استعمال ہونے کے بجائے یہ تو بڑا سینسبلی جو ہے نا ہر چیز گفتگو کر رہا ہے, بیلنس قسم کی, اور فوج کے تو حق میں بول رہا ہوتا ہے ہر وقت, صبح دوپہر شام. میں ڈرٹی ہیری کہہ رہا ہوں, یہ شام کو تعریفیں کر رہا ہے. میں قاتل کہہ رہا ہوں, یہ شام کو تعریفیں کر رہا ہے. میں میر جعفر میر صادق صبح کہتا ہوں, یہ شام کو 2 بجے میری ہر تیسرے دن پریس کانفرنس ہوتی تھی اور سارے ٹی وی چینل میں لائیو چلتی تھی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ بانی ناراض ہوتے ہوں گے؟ اور میں جان کے کرتا تھا کہ ان کو میسیج دوں. وہی جون کے مہینے میں پھر میں نے اس کو میسیج بھیجا کہ جناب والا آپ ہمارے قائد اور لیڈر ہیں, ہم آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں, لاکھوں پاکستانی شہری آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. خدا را اپنی سٹرگل کو پولیٹیکل رکھیں, پی ڈی ایم کے خلاف, نون لیگ کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, فضل الرحمان کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف. یہ جو آپ نے ملک کے ریاستی اداروں, فوج, آئی ایس آئی اور عدالتوں کے خلاف تحریک شروع کی ہوئی ہے, اور انتہائی اگریسو اور نیگیٹو, یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, یہ ہمارے لیے بھی, اور کنسیکوینٹلی پاکستان کے لیے بھی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا چینج کریں, پالیسی کو. میں نے یہ میسیج بھیجا, اگلے دن ہی جناب میں کور کمیٹی سے فارغ ہوں. اگلے دن سے لے کے پھر 9 مئی تک زمان پارک اور بنی گالہ میں میرے داخلے پہ پابندی. پھر جناب زوم میٹنگز کے اندر یا کسی اکا دکا میٹنگ میں چلا بھی گیا, کوئی 4-5 میٹنگ میں فزیکلی اس 8-9 مہینوں میں مجھے بولنے نہیں دیا جاتا تھا. کون روکتا تھا؟ خود. یعنی آپ نے اجازت مانگی کہ مطلب میں نے کہا رہنے دو اور تم رہنے دو. اسے پتہ یہ بولے گا, اس نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, دماغ خراب کر دے گا. کسی ایک کا دماغ خراب کر دے گا جس کا دماغ میں نے بڑی محنت کر کے بنا رہا ہوں, اینٹی فوج, اینٹی ریاست, اینٹی آئی ایس آئی, ٹھیک ہے نا, نہیں بولے دیتے. ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں.